किसी का अपमान करने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता वरुण। किसी की बॉडी का अपमान करने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। ये मेरी बॉडी है एंड आई लव माई बॉडी, आई हेट यू। बस इतना कहकर वो रोते रोते घर आ गई। पर इस घटना ने मेरे भीतर बॉडी स्विमिंग का एक गहरी छाप छोड़ दी थी। मेरे कानों में बार बार मोटी मोटी शब्द गूंज रहे थे। मैं अपने ही ख्यालों में सिमटने लगी, अवसादग्रस्त होने लगी थी। और इस अवसादग्रस्त में मैंने ऐसा कदम हॉस्पिटल में जब होश आया तो अपनी अध खुली आँखों से दो चिंतित आंखें नजर आईं माँ की। मुझे कहते हुए उठते देख माँ ने तुरंत डॉक्टर को आवाज़ लगाई, डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आइए, नैना को होश आ गया। माँ ने तुरंत मुझे उठाने के लिए सहारा दिया। डॉक्टर आई और मेरा चेकअप करते हुए बोली, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। नाउ एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। अगर जरा सी और देर हो जाती तो खैर अब सब ठीक है। आप इन्हें 1-2 दिन में घर ले जा सकती हैं। चेकअप करके डॉक्टर ने माँ की तरफ देखकर कहा। उनकी बात सुनकर माँ की उदास प्रणाली आँखों में एक उजली सी चमक आ गई। डॉक्टर कुछ क्षण रुकी और फिर मेरे सर पर हाथ फेरते हुए स्नेह से कहा, मैं एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक औरत भी हूँ। हम औरतों को जीवन भर हर पल संघर्ष करना पड़ता है, कभी किसी चीज़ में तो कभी किसी चीज़ में। ये ज़रूरी नहीं है कि परिस्थितियाँ हमेशा हमारे अनुकूल हों, लेकिन इनका मतलब ये तो नहीं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में हम कारों की तरह ऐसा कदम उठाएं। नैना औरत का दूसरा नाम शक्ति है। औरतों का आत्मविश्वास, सहनशीलता और उसकी हिम्मत ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। इससे वो दुनिया का निडर होकर सामना कर सकती है। ये दुनिया है और दुनिया के लोग कुछ न कुछ तो बोलेंगे ही। वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। हाँ, इन्हीं लोगों के कहने को हम बॉडी स्विम कहते हैं। ये संकीर्ण सोच वाले लोग ही बॉडी स्विमिंग जैसा अपराध करते हैं। उसके लिए अपने आप को दोषी ठहराना व्यर्थ है। बॉडी स्विमिंग का शिकार कोई भी हो सकता है। ईश्वर ने हम सभी के शरीर की संरचना अत्यंत खूबसूरती से की है और इस शरीर से प्रेम करना ही हमारी ताकत है, जिसके सामने बॉडी स्विम की कोई मायने नहीं रहते। इसलिए हमेशा ये बात याद रखना, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। इट्स योर बॉडी, लव योर सेल्फ एंड योर बॉडी, लव योर लाइफ टू टेक केयर। एक ममता भरे अंदाज में कहकर वो चली गई। धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ जीवन समान ढंग से चलने लगा। एक दिन सुबह जब आँख खुली तो देखा बाहर मौसम बहुत सुहाना हो गया था। काले काले बादलों ने पूरे आकाश को अपनी बाहों में भरा हुआ था। मैं बालकनी में कॉफ़ी का कप हाथ में लिए सुहाने मौसम और सागर की अटखेलियों करती लहरों की जुगलबंदी में खोई गई थी। पता ही नहीं इन लहरों और मौसमों की जुगलबंदी में क्या कशिश है कि वो सदा मुझे इनकी गहराइयों में खो जाने को विवश कर देती है। मनुष्य के शरीर की संरचना उसके हाथ में है क्या? उसके शरीर के भीतर क्या हो रहा है यह उसे कैसे पता होगा? क्या हम इतने कमज़ोर पड़ जाते हैं कि बॉडी स्विमिंग जैसे कुक्रिया का शिकार हो जाते हैं और अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं? ईश्वर ने सभी मनुष्यों को इस धारा का वासी अपने हिसाब से बनाया है। ये तो प्राकृतिक है, फिर हम कैसे प्रकृति के विरुद्ध जा सकते हैं? मैं अभी अपने विचारों के साथ इन लहरों में खोई ही थी कि अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। हेलो
हेलो नैना, तुम आ रही हो ना आज? ये सभी बुजुर्ग तुम्हारी राह देख रहे हैं। फ़ोन नवजीवन वृद्धालय की संस्थापिका मालिनी जी का था। मालिनी जी, वो कुछ नहीं नैना, तुम्हें आना पड़ेगा। अरे तुम तो जादूगर हो, जादूगर। इस हफ्ते भर में ही तुमने इन सभी पर ना जाने क्या जादू कर दिया। सभी तुम्हारे नाम की माला जपने लगे। रोज ही तुम्हारी कहानियाँ सुनने को व्याकुल हो जाते हैं। तुमने इन बुजुर्गों के बुझे चेहरे पर मुस्कान का जो अमूल्य तोहफा दिया है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। पता है नैना, ये बुजुर्ग जब यहाँ नवजीवन में आए थे तो ये सभी अपने जीवन से हताश और निराश हो चुके थे। सभी अपनों की मार के थोपड़े खाए हुए थे। यहाँ तक कि ये लोग अपने जीवन की जिज्ञासा त्याग कर चुके थे। किंतु तुमने इन्हें जीवन की एक नई किरण दिखाई है। जो घाव इनके परिवार वालों ने इनके हृदय को दिए हैं, तुम्हारी कहानियों ने उन घावों पर मरहम लगाई है। जो दर्द और पीड़ा इन लोगों के भीतर करा रही है, जिसे वो जुबान से बयां नहीं कर सकती। तुम्हारी कहानियाँ वो सब कह उनके दर्द को शीतलता प्रदान करती हैं। पता है नैना, तुम जो कहानियाँ लिखती हो ना, वो जीवन के आईने जैसी होती है। जीवन के यथार्थ को समझाती दर्शाती है। कितनी बार तो कहानियों में हम अपना अक्स दिखाई देता है, और जब तुम उन कहानियों को सुनाती हो, जिस अंदाज से सुनाती हो, तो मन करता है कि उन्हें में डूब जाओ। देखो नैना, तुम्हारे जीवन में क्या घटित हुआ मुझे नहीं पता, और न ही मुझे जानने की कोई जिज्ञासा, क्योंकि जो बीत गया वो अतीत हो गया और उसे पीछे छोड़ देना ही अच्छा है। मुझे अत्यंत खुशी है कि तुम स्वयं अपना संबल बनकर अपने माजी को पीछे छोड़ आई हो। आगे ज़िंदगी अत्यंत खूबसूरत है नैना। अपने हौसले की उड़ान को ऊंचा उड़ने दो। तुम्हें सिर्फ उन हौसलों को एक उन्मुक्त गगन देना है, और तुम देखना एक दिन तुम सफल स्टोरी टेलर बनोगी। कुछ पल रुककर उन्होंने पुनः कहा, शुरू किया। उनके खुशियों ने भरे चहकते स्वर मिश्रित मेरी प्रशंसा मेरे ओठों पर मुस्कान ले आई। हेलो नैना, तुम सुन रही हो ना? मेरी तरफ से कोई उत्तर ना पाकर मालिनी जी बोली। जी जी मालिनी जी, मैं सुन रही हूँ। थैंक यू सो मच। आज मेरे स्टूडियो में रिकॉर्डिंग भी नहीं है, तो मैं थोड़ी देर में आपके पास पहुंच जाऊंगी। मैंने अपने चेहरे पर ओढ़ी उदासी को उतारकर कहा। मालिनी जी के फ़ोन के बाद अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करते हुए मैंने फटाफट घर के सभी काम खत्म किए और एक उजाले की नई ऊर्जा को ओढ़कर मैं नवजीवन वृद्धालय के लिए निकल पड़ी। आज इत्तेफाकन सारे सिग्नल भी हरे मिले, मानो जैसे मुझसे कह रहे हो कि नैना, अब तुम्हारी ज़िंदगी में रेड लाइट की जगह ग्रीन लाइट ने ले ली है, तुम बस आगे बढ़ो। जैसे जैसे एक एक सिग्नल आँखों के आगे से निकल रहे थे, वैसे वैसे मेरे नैना से नैना स्टोरी टेलर बनने तक का सफ़र भी आँखों से के आगे निकल रहा था। मैं नैना पाठक, गौर वर्ण, तीखे नैन, नक्श, इकहरी काया और लंबे लंबे केसों की स्वामिनी थी। कॉलेज में हर विषय में मेरी अच्छी पकड़ होने के कारण मैं अपने सभी शिक्षकों की प्रिय थी। लेखन,
क्षेत्र में अत्यंत रुचि होने के कारण मैं कॉलेज के सभी नाटकों की पटकथा लिखने के साथ साथ बैक स्टेज पर उनका वर्णन करती। जब भी मैं कोई नाटक पढ़कर कथा का वर्णन करती, सभी मंत्रमुग्ध बैठे रहते। कॉलेज के वार्षिक उत्सव के नाटक के मंच के बाद सभी मेरी पटकथा और वर्णन शैली की प्रशंसा कर रहे थे कि अचानक किसी ने मेरे कान में कहा, ईश्वर ने आपको सौंदर्य के साथ साथ कला का भी अनुपम उपहार दिया है। कुछ तो बात है आप में और आपकी कला में, बहुत खूबसूरत। इससे पहले मैं संभल पाती वो कहकर चला गया, पर उसकी आवाज़ मेरे भीतर एक अजीब सी हलचल पैदा करके मेरे कानों में बस गई थी। शायद वो अपने शब्दों के साथ कुछ और भी मेरे कानों में और मेरे भीतर छोड़ गया था, पर वो कौन था मुझे नहीं पता था। बस उसकी आवाज़ ही उसकी पहचान थी। दिन यूं ही बीत रहे थे। एक दिन मैं कॉलेज लाइब्रेरी में बैठी थी। अचानक, मैम, हिंदी साहित्य का सेक्शन कहाँ है? मुझे प्रेमचंद और अमृता प्रीतम का साहित्य संग्रह देखना था कि आवाज़ ने मेरा ध्यान खींचा। वही आवाज़ पुनः सुनी तो मेरे कानों में वार्षिक उत्सव वाली आवाज़ गूंज गई। उत्सुकता बस मैंने मुड़कर देखा तो हमारे सेक्शन का वो नया लड़का खड़ा था, जिसके व्यक्तित्व पर हमारे सेक्शन की सभी लड़कियां मनमुग्ध हो गई थीं। मैं उसे देख ही रही थी कि वो आकर मेरे पास बैठ गया। उसने सामने देखते ही मैं वहीं जड़वत हो गई। मेरे सोचने समझने की शक्ति शून्य हो गई थी और मेरे हृदय की धड़कन कानों तक सुनाई दे रही थी। वो एकदम बिंदास आवाज़ में बोला, हाय, आई एम अरुण। हाय नैना। कंठ में अपने शब्दों को नियंत्रित करते हुए मैंने कहा, आप तो कमाल का लिखती हैं और उससे ज़्यादा कमाल आपकी आवाज़ और बोलने का अंदाज़। मैं भी हिंदी साहित्य में रुचि रखता हूँ। खास तौर पर मुझे कहानियाँ पढ़ने में अत्यंत रुचि है, जैसे अमृता प्रीतम की, प्रेमचंद की। वो अपनी ही धुन में बोले जा रहा था, फिर कुछ क्षण रुक कर बोला, अरे वाह, क्या जुगलबंदी है। आपको लिखने का शौक़ है और मुझे पढ़ने का, यानी पढ़ाई लिखाई खूब जमेगी हम दोनों की। आप रुकिए, मैं ज़रा अभी आया। मुझे बोलने का मौका दिया बिना ही वो बेफिक्री से बेतुकल्फ़ी से बोलकर चला गया। वरुण अपने मस्त मौला अंदाज के लिए पूरे कॉलेज में प्रसिद्ध हो गया था। धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए। वो बोलता रहता और मैं उसे आपलक निहारती रहती। हमारे दिलों के एक एक हिस्से कब एक दूसरे की रूह से जुड़ गए पता ही नहीं चला। वो हमेशा मेरी खूबसूरती के कसीदे पढ़ता रहता। ये प्रेम ना बड़ा ही अद्भुत होता है, आपको सदा कल्पना लोक की सैर करवाता रहता है। समय अपनी गति से बढ़ रहा था। कॉलेज के अंतिम वर्ष तक आते आते मेरे शरीर में कुछ हार्मोनल बदलाव के कारण मेरे पीरियड्स अनियमित हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा वज़न बढ़ने लगा और मैं मोटी होने लगी। वरुण की एक हारे शरीर वाले नैना अब मोटी नैना बन रही थी। मेरे बढ़ते मोटापे को देख कर शुरू में वो मुझे मोटी मोटी कहकर छेड़ने लगा। मैं इसे मजाक में लेकर टाल देती थी। आखिर मैं उससे प्रेम करती थी, पर धीरे धीरे उसकी ये छलकानी
भद्दे मजाक में बदलने लगी। मैं फिर भी उसकी इस हरकत को उसका प्रेम समझकर नज़रअंदाज करती रही, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके इस भद्दे मजाक की वजह से मैं बॉडी शेमिंग का शिकार हो रही हूँ। मैं हीन भावना से ग्रस्त होने लगी थी। मेरा आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। वो बादल गया था, मुझसे कतराने लगा था। मैं उसे समझाने का निसफल प्रयास करती कि वरुण, ये मोटा होना मेरे हाथ में नहीं है। हम लड़कियां बॉडी में कभी कभी हार्मोन्स सबल चेंज की वजह से पीसीओडी का शिकार हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं और बॉडी में मोटापा बढ़ जाता है। प्लीज़ वरुण, मुझे समझने की कोशिश करो। धीरे धीरे इसके इलाज के बाद सब सामान होता जाता है। मेरी बात सुनकर वो बस एक फीकी सी हंसी हंस दिया। वो मेरे साथ होकर भी साथ नहीं होता था। परीक्षा के रिजल्ट वाले दिन उसने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी का निमंत्रण दिया। मैं खुशी से बावरी हो गई थी। उसकी मनपसंद वन पीस ड्रेस पहनकर मैं पार्टी में गई। हैप्पी बर्थडे वरुण। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वो एकदम बोल पड़ा, तुम ये क्या पहनकर आई हो? नैना, इसे पहनने से पहले एक बार अपने आप को, अपने मोटे शरीर को आईने में देख लेती। मोटे लोगों को ऐसी ड्रेस सूट नहीं करती। ये ड्रेस पहले वाली नैना को सूट करती, ना कि मोटी नैना को। पर तुम्हें तो ऐसी ड्रेस बहुत पसंद है। मैं तो तुम्हारे लिए, मेरे लिए। कम ऑन, ग्रे अप नैना। वो सब कुछ तो कॉलेज में ही छूट गया था। हाँ, मुझे ऐसी ड्रेस पसंद है, पर मोटी लड़कियां पर नहीं। नैना, अब तुम मोटी हो चुकी हो, मोटी। इस सच को स्वीकारो, कहकर वो बेशर्मी की तरह हंसने लगा। सभी को अपनी तरफ हंसता देख अपमान के कारण मेरी आंखों से अविरल धारा बह निकली। इतने अपमान के बाद मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वरुण, किसी की बॉडी का अपमान करने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। ये मेरी बॉडी है एंड आई लव माई बॉडी। आई हेट यू। बस इतना कहकर मैं रोते रोते घर आ गई। पर इस घटना ने मेरे भीतर बॉडी शेमिंग की एक जगह छाप छोड़ दी थी। मेरे कानों में बार बार मोटी शब्द गूंज रहे थे। मैं अपने ही ख्यालों में सिमटने लगी, अवसादग्रस्त होने लगी थी। और इस अवसादग्रस्त में मैंने एकदम, दीदी वृद्धालय आ गया है, ड्राइवर की आवाज़ से मैं अपने अतीत से बाहर आई। मालिनी जी के ऑफिस में पहुंचते ही मेरे कदम ठिठक गए। आओ नैना, वेलकम, इनसे मिलो। ये है मिस्टर वरुण, ये हमारे नवजीवन के सहयोगी हैं। मैंने इन्हें तुम्हारी स्टोरी टेलिंग के विषय में बताया था। ये अपने वीडियो स्टेशन में तुम्हारी स्टोरी टेलिंग का एक शो रखना चाहते हैं। वरुण को देखकर बॉडी शेमिंग की कीचें मुझे एक बार फिर से चुभने लगी। मेरे मस्तिष्क सुन्न हो गया। मालिनी जी की बातें मेरे कानों से टकरा कर वापसी जा रही थी। क्या सोचने लगी नैना? मुझे चुप देखकर वो बोली, कहते हैं ना, शब्दों की भाषा से अधिक प्रबल आँखों की भाषा होती है। आँखें वो सब कुछ बोल देती हैं जो शब्द नहीं बोल पाती। मेरी आँखें और अरुण की झुकी आँखें देखकर मालिनी जी शायद सब समझ गई थी। यही सोच रही थी मालिनी जी कि एक मोटी लड़की कैसे इनके ऑडियो स्टेशन में शो करेगी। कहते हुए मेरी आंखें नम हो गईं। मेरे हृदय में वर्षों पुराना बोझ उतर गया था। एक बोझ
रिक्त और सुकून भरे हृदय से चेहरे पर आभार खुशी लाकर मैं स्टोरी टेलिंग के लिए उन लोगों के पास चली गई जो मेरी राह देख रहे थे, जिन्हें मेरे मोटे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें।